हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के मेंस एग्जाम्स का जो प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि ये रीजनिंग का पोर्शन चल रहा था। ठीक है, तो उसमें ये 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये 6वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि हम देखने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि इसका एग्जाम कब है, 29 जून को होने वाला है। तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं, जितना क्वेश्चन आप करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना जो है आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, 5 ऑप्शन के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। ठीक है, और इसके पिछला वाला अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप उसको सारे देख सकते हैं साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिए रीजनिंग में 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्लस और गुणे का प्रतिनिधित्व करता है। भाग जो है प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, और गुणा जो है माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसकी जगह पर हम ये रखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपको कहीं भी ये चिन्ह मिलते हैं तो हमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है इन्हीं चिन्हों को बदलकर। तो कैसे करेंगे, तो 12 के बाद माइनस है, और माइनस जो है वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, तो वो भाग हो जाता है, यहाँ पे बताया गया है। तो भाग कर देंगे, भाग 9। प्लस जो हो जाएगा वो गुणे में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भाग जो दिया गया है वो प्लस में हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और गुणा जो है वो माइनस में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो भाग 9 जो है, इसको अगर हम भाग करते हैं तो देखिए ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 गुणे 3 प्लस 10 माइनस 5। ठीक है, प्लस 10 माइनस 5 इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। और 10 में प्लस है तो 10 4 14 हो जाएगा, और माइनस 5 है तो 5 हो जाएगा। तो 10 में से आप 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। आपका राइट आंसर इसमें 9 हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखेंगे क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक मंच पर प्रदर्शन कर रहे बच्चे की ओर इंगित करते हुए जो है चलिए, एक मंच पर प्रदर्शन कर रहे बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा कि वो शिल्पा की। अब ये आपका ब्लड रिलेशन से है, पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चलिए पढ़ते हैं। वो शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। यदि वो व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसका आरेख बनाएंगे। अब जो बच्चे की ओर प्रदर्शन करे, बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये। ठीक है, इस व्यक्ति ने कहा कि वो, मतलब कि वो लड़का जो है क्या है, शिल्पा की पुत्री का भाई है। ठीक है, शिल्पा की पुत्री का भाई है। तो शिल्पा की पुत्री, ठीक है, मान लेते हैं शिल्पा, यह हो गया शिल्पा की पुत्री। पुत्री इधर हो जाएगी नीचे। ठीक है, शिल्पा की पुत्री का भाई है, वो कौन, लड़का, वो जो लड़का मंच पर खड़ा हुआ, तो लड़का ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, ये भाई हो गया लड़का। अब इसके बाद कह रहा है कि भाई हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। ठीक है, शिल्पा जो है मेरे पुत्र, मतलब व्यक्ति के पुत्र की। तो व्यक्ति का पुत्र इस तरीके से कुछ इधर हो जाएगा। मान लीजिए ये हो गया व्यक्ति का पुत्र की, व्यक्ति के पुत्र की माँ का। ठीक है, व्यक्ति के पुत्र की माँ, तो पुत्र की माँ इधर हो जाएंगी। अब जब पुत्र की माँ हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये जो माँ है इस व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी। इस प्रकार व्यक्ति के पुत्र की
माँ की सास का बहू, तो माँ की सास। अब माँ की सास इधर देख लेते हैं, ये हो जाएंगी, ये एक माँ और हो जाएगी जो हो जाएगी सास। और सास की बहू कौन है? शिल्पा है। इसकी बहू कौन है? शिल्पा है, तो यहाँ पे हो जाएगी ये शिल्पा। ये क्या है? इसकी बहू है। ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, ठीक है, तो यह व्यक्ति बताया जा रहा है कि जो है शिल्पा का पति नहीं है, तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के पिता से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है। अब अगर व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, तो यानी कि शिल्पा की पुत्री है, तो यानी कि इसका भी शादी हुआ होगा। तो यानी कि अगर शादी हुआ होगा, यानी कि ये माँ, इस माँ की बहू है, तो इसका एक बेटा होगा, मान लेते हैं कोई है। ठीक है, ये बेटा हो गया इसका, और इन दोनों की शादी हुई है, और इनका ये लड़का हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, इस मतलब व्यक्ति के माँ की ये सास है, जो इनका बेटा है, तो ये व्यक्ति और जो पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों भाई हो जाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति का मंच पर जो मौजूद बच्चे के पिता से संबंध क्या हो जाएगा? भाई का हो जाएगा। ठीक है, भाई का हो जाएगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे, और यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लग जाएगा। आपको एक आरेख बनाना पड़ेगा, आरेख जब बन जाएगा तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिया गया है कि वह एक मानक पासा होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे मोड़ा जाए कि एक मानक पासा बन सके इसमें से। ठीक है, एक मानक पासा बन सके। अब देखिए, उपरोक्त प्रश्न में अगर दी गई आकृति में देखेंगे, तो आकृति में यहाँ पर जो विरुद्ध मतलब विपरीत होते हैं दूसरे को, उनको जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो उसको मानक पासा कहते हैं। तो इसमें हम इसका विपरीत जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 का विपरीत 5 है, तो ये 7 तो आ रहा है। लेकिन 4 का विपरीत यहाँ पे 6 दिखाया गया है, जो कि इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, ये मानक पासा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में जो है 6 का विपरीत 1 है, तो ये 7 तो आ रहा है। और यहाँ पे 4 का विपरीत 9 है, जो कि आ रहा है। 4 का विपरीत 5 है, जो कि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। डी में देखते हैं तो 3 का विपरीत 5 है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बी देखते हैं, बी का विपरीत में देखेंगे तो 2 का विपरीत 5 है, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और 1 का विपरीत 6 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब 7 आ जाएगा। और 4 का विपरीत 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारा बी पार्ट ही करेक्ट है। ये क्या है? ये हमारा मानक पासा के रूप में आता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि एक गांव है पी, गांव क्यू के पूर्व में है। ठीक है, इस प्रकार बताया गया है। अब ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, पहले इसका हम जो है आरेख बनाएंगे, तभी जो है ये बातें समझ में आएंगी। चलिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब एक गांव पी है जो क्यू के पूर्व में स्थित है, तो मान लेते हैं ये क्यू गांव हो गया, इसके पूर्व इधर हो जाएगा, तो इधर स्थित है पी, यहाँ पर पी स्थित है। ये हो गया क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि गांव आर जो है गांव के पी के उत्तर में है, तो पी का उत्तर जो होगा ये कहाँ पर होगा? इधर ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए गांव आर स्थित है। फिर कह रहा है कि गांव एस गांव आर के पश्चिम में है, तो आर के पश्चिम में एस है, तो इधर आएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। ये मान लीजिए एस गांव है। अब कह रहा है कि गांव एस गांव पी की किस दिशा की ओर है? ठीक है, गांव एस जो है पी के किस दिशा की ओर है? तो पी यहाँ पर है, अगर गांव एस देखेंगे तो इसके इधर इस साइड में पड़ता है, तो ये कौन सी दिशा माना जाएगा? तो ये उत्तर और पश्चिम माना जाएगा। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। अप्रैल महीने का पहला दिन जो है क्या है? बुधवार है। और जो पहला दिन बुधवार है, और इसमें बता रहा है कि उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ठीक है, तो पहला दिन अप्रैल का क्या है? पहला दिन जो है वो है बुधवार। अब तो 2 अप्रैल से अगर हम देखते हैं कितना दिन शेष बचा, तो 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी?
तो 2 अप्रैल से 1 मई तक दिनों की संख्या 29, 2 अप्रैल से 31 अप्रैल तक हो जाएगी दिनों की संख्या 29 और प्लस 1 मई, तो एक और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 दिन। तो 30 दिन को हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे, क्योंकि सप्ताह का दिन जो होता है वो क्या होता है, 7 दिन का होता है, और जो सप्ताह के पहले दिन होता है वही आखिरी दिन पर वही वार होता है, वही दिवस होता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 7 चौक 28, 2 दिन शेष बचेगा। तो 2 दिन जो शेष बचेगा, यानी कि जो पहले अप्रैल को क्या है, बुधवार है, तो बुधवार में हम 2 दिन और जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार, और इसके बाद हमारा आंसर जो होगा वो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, 1 मई को। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक दर्पण को प्रतिबिंब रेखा एम एन पर रखा गया, ठीक है, ये एम एन रेखा, इस पर एक दर्पण रखा गया, तो कौन सी उत्तराकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यह बताना। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा इसके ऊपर, और इसका प्रतिबिंब हो जाएगा इस प्रकार, कुछ यहाँ से चलेगा और ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बना हुआ है त्रिभुज, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और ये जो बना हुआ है गोला, इस तरीके से इस साइड में गोला हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल कैंसिल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो त्रिभुज आप मिलाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से त्रिभुज हो जाएगा, जबकि इसमें तिरछा त्रिभुज तीसरे टाइप का रखा है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका प्रतिबिंब बनेगा, डी ऑप्शन इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हमें बताना है कि 1 2 3 का अर्थ क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। ठीक है, हॉट फिल्टर्ड काफ़ी, ये किसी निश्चित कूट भाषा में दिया गया है। और 356 का दिया गया है वेरी हॉट डे। इसके बाद है 589 का दिया गया है डे एंड नाइट। इस प्रकार कोड भाषा दिया गया है, तो उसी कोड भाषा में वेरी को कैसे कोडित किया जाएगा, वेरी का कोड बताना है। वेरी कहाँ पर है, ये है वेरी, वेरी का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखिए दो, पहला और दूसरा लेते हैं, तो इसमें देखिए हार्ट दिया गया है ऊपर और हार्ट दिया गया है नीचे, तो ये दो चीज़ें इसमें मिल रही हैं। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा, तो 3 जो है दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी कि 3 क्या है, हार्ट का जो है कोड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो डे दिया गया है और डे दिया गया, दोनों में इधर कॉमन देखेंगे तो क्या कॉमन आ जाता है, तो इधर 5 कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा डे का। जब 5 डे का हो गया, 3 हो गया हार्ट का, तो जो 6 बचा वो किसका हो जाएगा, वो वेरी का हो जाएगा। 6 जो बचा वो किसका हो जाएगा, वेरी का हो जाएगा। हमें वेरी का ही निकालना था, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ए पार्ट क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ना है, इसके बाद तार्किक रूप से दिए गए कथन का कौन सा अनुसरण करेगा ये बताना है। कथन है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है। ये हमारा कथन हो गया। फिर उसका निष्कर्ष पहला दिया गया कि महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, और दूसरा निष्कर्ष है सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। ठीक है, 2 चीजें हैं, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा और सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। ये 2 निष्कर्ष दिया गया। अब कथन के अनुसार इन दोनों निष्कर्ष में कौन कौन सा निष्कर्ष जो है सही रूप से बैठता है ये बताना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कथन, तो कथन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय के द्वारा जो अर्थदंड है वो केवल पुस्तकों पर लगाया गया है, जबकि कथन में महंगी या सस्ती या इस प्रकार का कोई जो है बातें नहीं कही गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो निष्कर्ष दिए गए हैं इसके अनुसार, तो दोनों निष्कर्ष क्या है, असंगत है, अनुसरण नहीं करता है। तो ना तो एक और ना ही 2 निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दी गई सूची को पढ़ना है, इसके बाद तथ्य का हमें निष्कर्ष, सही निष्कर्ष का चयन करना है। तथ्य दिया गया है कि सभी क्लेम हैंडलर्स ग्राहकों से बात करते हैं। दूसरा है जे ग्राहकों से बात नहीं करता। इसके बाद है केवल एडमिनिस्ट्रेटर ग्राहकों से बात नहीं करते। फिर है सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स कंपनी के साथ कम से कम 1 वर्ष से जुड़े हुए हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि जे एक क्लेम्स हैंडलर है।
तो क्या यह निष्कर्ष सही है या क्या गलत है, यह बताना। तो तथ्य में क्या है कि सभी क्लेम हैंडलर जो है वो ग्राहकों से बात करते हैं, और जे क्या है कि ग्राहकों से बात नहीं करता है। केवल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ग्राहकों से बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पे जो दिया गया है कि जे एक क्लेम्स हैंडलर्स है, जो कि गलत है। ठीक है, जे क्या है, तथ्यों से स्पष्ट है कि जे जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट हमें बताना था कि ये सही है कि गलत है। निष्कर्ष तो गलत है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, प्रश्न को पढ़ना है, निर्धारित करना है कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत होगी। दिया गया कि एक पिता और पुत्र की आयु के अनुपात जो दिया गया 13:3 के अनुपात है, या तो माता की माता की आयु जो है 33 वर्ष है, तो पिता की आयु का माता की आयु से क्या अनुपात है। इसके बाद इसका जो है आपको ये ऑप्शन दिया गया, और इस ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है कि इसमें से और कौन सा एडिशनल इसमें डेटा लगेगा जो इसमें दिया गया है। तो अतिरिक्त जानकारी अगर हम इसमें देखेंगे, तो इसमें अगर हम डी पार्ट जो देखते हैं, तो दिया गया कि पुत्र के पहले जन्मदिन पर पिता और माता की औसत आयु क्या थी, 28 वर्ष थी। ये हमें जो है लगने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माता और पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है, पूछा गया है माता और पिता की आयु का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, माता की मान लेते हैं, पिता की आयु जो है वो कितना है, पिता की आयु जो है वो कितना है, पिता की आयु है 13x मान लेंगे, 13:3 है। इसके बाद इसमें पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तब 3x हो जाएगी। अब अतिरिक्त जानकारी अगर डी से लेते हैं, तो डी में दिया गया है कि पुत्र के पहले जन्मदिन पर पिता और माता की औसत आयु जो थी 28 थी। तो पुत्र और माता और माता की औसत उम्र जो है कितना है, 28 वर्ष। तो अगर हम 13x प्लस 33 जो कि पुत्र का दिया गया है, सॉरी माता का दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं माता की आयु 33 वर्ष दिया गया है। तो पिता और माता की अगर एवरेज निकालते हैं, तो इन दोनों का आयु का जोड़ के बटा 2 कर देंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x बराबर 13x प्लस 33, ये बराबर के हो जाएगा 28 दूना 56 के, और 13x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 56 में से 33 घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 23। तो x बराबर हो जाएगा 23/13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिता की आयु बटे माता की आयु, इन दोनों में से मतलब पिता की आयु और माता की आयु हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना, तो बटे में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13x है पिता की आयु, तो 13 गुणे 23/13 हो जाएगा, और बटे माता की आयु 33 दिया गया, तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देख सकते हैं 13 से 13 कैंसिल हो रहा है, बचेगा 23/33, जो कि इन दोनों के अनुपात हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये हमें नहीं निकालना था, इनमें से बताना था कि कौन सा एक इसमें हमें एडिशनल डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होगा डी पार्ट। तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और लगा के देख लीजिएगा, इसमें से आप रख के कौन सा सुटेबल हो रहा है, हालांकि कोई नहीं बैठेगा, ये डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया निम्नलिखित में से हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में से दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप में से आवश्यकता होगी। प्रश्न दिया गया है, राजन रमेश से छोटा है। राजन क्या है, रमेश से छोटा है। ठीक है, राजन क्या है, रमेश से छोटा है। इसके बाद कह रहा है कि रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश क्या है, जॉर्ज से लंबा है, जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज से लंबा है। फिर कह रहा है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है। तो देखिए, अगर हम विकल्प सी लेते हैं, तो जॉर्ज राजन से लंबा है। जॉर्ज क्या है, राजन से लंबा है, ये कहा जा रहा है। यानी कि जॉर्ज जो है, जॉर्ज वो क्या है, राजन से लंबा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज राजन से लंबा हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं, तो रमेश सबसे लंबा, फिर जॉर्ज, फिर इसके बाद आ जाएगा राजन। ठीक है, तो राजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो राजन सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये सी वाला पार्ट लगा देते हैं, तो इसमें से हमें पता चल जा रहा है आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए सुटेबल बैठता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए।
अब दिया गया है सीरीज क्रम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये बताना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो दिया गया जो सीरीज 51 है, 66 है, फिर इसके बाद निकालना है, फिर 102 है, फिर दिया गया है 123 और इसके बाद 146 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 51 में 51 और कितना 66 होता है, तो 51 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 66 बन जाता है। और यहाँ पे 102 में अगर हम 123 कितना जोड़ेंगे तो 1 + 21 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 123, और 123 में कितना जोड़ेंगे 146 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 23 जोड़ते हैं तो 46 हो जाता है। तो 21 से 23 यानी +2 की वृद्धि हो रही है। तो यही प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 21 में से 2 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 आएगा। और यहाँ पे 66 में अगर हम क्या करते हैं, 66 में अगर हम 15 + 2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 66 में 17 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 83 आ जाता है। और 83 में अगर हम 19 जोड़ते हैं तो 102 आ जाता है, यानी कि हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्रम क्या चल रहा था कि 2-2 की वृद्धि करके जोड़ा जा रहा था, ठीक है। 15 में 2 जोड़ा गया 17 में 2 जोड़ा गया 19 में 2 जोड़ा गया 21 में 2 जोड़ा गया 23। तो इस प्रकार जो है ये क्रम चल रहा था। तो आंसर यहाँ पे 83 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार इसको लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनना है जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो CON, इसमें भी दिया गया है CONS, TANT, ठीक है। तो TANN और फिर इसके बाद T, तो ये बन सकता है। फिर है स्टेशन, तो स्टेशन भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सारे अक्षर मिल जाएंगे। लेकिन नेशनल अगर आप देखते हैं नेशनल, तो नेशनल में क्या है NAT, तो N और A, फिर इसके बाद T, फिर है I, फिर O, फिर N, तो N या 2 बार है, फिर A। अब A यहाँ पे 2 बार आया है, जबकि यहाँ जो उत्तर प्रश्न दिया गया इसमें 2 बार नहीं है, तो इसलिए नेशनल शब्द नहीं बनेगा और आपका आंसर है डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से चयन करके प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला पूरी करना है। अब पहले वाले में देखिए 2 लाइन है, ठीक है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। और दूसरे में देखेंगे तो गिनिएगा कितनी लाइन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है। फिर इसके बाद देखिएगा तो तीसरे में कितनी लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार आगे कितनी लाइन होनी चाहिए, तो 2 से 4 हुआ, यानी कि 2 से 4 हुआ तो कितना हो गया 4 हो जाए, ठीक है। फिर इसके में क्या हुआ कि 4 में 3 जोड़ा गया, 4 में 3 जोड़ा गया तो 7 हो गई। तो इसी प्रकार 7 में हम क्या करेंगे, अब 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में 2 जोड़ा गया, यानी कि 2 3 4, इस प्रकार क्रम बन रहा है, एक एक करके बढ़ा के जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 7 + 4, यहाँ पे 11 लाइनें होनी चाहिए। तो 11 लाइनें जो है वो डी पार्ट वाले में है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दिया गया है कि यदि पुस्तक जो है लेखक के बराबर है या समानुपात है तो गीत से क्या मैच कराएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं पुस्तक लिखने का कार्य कौन करता है, लेखक के द्वारा किया जाता है, तो उसी प्रकार गीत को कौन लिखता है, गीतकार लिखता है। तो आंसर यहाँ पे इसके लिए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। किसी की अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।